नमस्कार, स्वागत अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सत्याग्रह कांग्रेस लगातार कर रही है और सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यह राहुल गांधी को बचाने के लिए सत्याग्रह है। लेकिन आज राष्ट्रपति से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और एक ज्ञापन दिया जिसमें जो अग्निपथ योजना आई है सैनिकों के लिए उसको निशाने में रखा गया, उसको कटघरे में खड़ा किया गया इस योजना को। और सत्याग्रह की प्रमुख वजह इस योजना को भी कांग्रेस ने बताया। राहुल गांधी की बात की, ईडी द्वारा लगातार उनके उत्पीड़न की बात भी कही गई कि 30 घंटे से ज़्यादा समय हो गया राहुल गांधी को, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको लगातार ईडी परेशान कर रही है। इस बीच सोनिया गांधी को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो भी शायद ईडी के सामने प्रस्तुत हो जाएं। अब सवाल ये है कि देश भर में जहां चारों तरफ अग्निपथ योजना को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं, बवाल, आगजनी, तमाम तरीके की बातें हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता पूरी तरीके से इस मामले को डिफेंड कर रहे हैं। आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ की। शायद भारत के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब किसी सरकार के फैसले को डिफेंड करने के लिए सेना के तीनों अफसर एक साथ आए हों। इस पर प्रतिक्रिया भी बहुत सारी आई है। तो हमारा सवाल होगा कि सत्याग्रह से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी या जो आंदोलनकारी हैं क्या वो अपना रुख बदलेंगे और जो अग्निपथ योजना जिसे सरकार बहुत अच्छी योजना बता रही है और भारतीय सेना के अमूलचूल बदलाव या उसे मॉडर्नाइज सेना बनाने के लिए, मॉडर्नाइज जो आधुनिक मिलिट्री बनाने की दिशा में जो कदम है, क्या उस ओर ये संजीवनी साबित होगी ये अग्निपथ योजना? मंथन में आज इन्हीं पर बात। सत्याग्रह या संजीवनी, मंथन का आज यही मुख्य विषय है और इसी पर हम अगले कुछ वक्त तक चर्चा भी करेंगे। बहुत सारी बयानात भी आपको दिखाएंगे। वास्तव में सत्याग्रह, कांग्रेस ने जो राहुल गांधी की को ईडी से जो पूछताछ लगातार चल रही थी उसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में, देश भर में एक आंदोलन चला रखा था। उसमें तमाम तरीके के दृश्य आप लोगों ने देखे और इन दृश्यों के बाद वो दृश्य भी देखे जब अग्निपथ योजना लॉन्च की सरकार ने और सैनिकों के जो काफ़ी दिनों से जो भर्ती रुकी हुई थी, मिलिट्री की भर्ती रुकी हुई थी, उसको लेकर भी अग्निपथ योजना लॉन्च की। तो उसके आज पूरे देश में और ख़ास तौर पर बिहार तो जल ही उठा। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, ट्रेनों को निशाना बनाया गया, तमाम तरीके के जो हिंसात्मक आंदोलन होता नजर आया और इसकी निंदा भी की गई। के न्यूज़ भी किसी भी हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करता है। ये हम साफ साफ इस बात को कह रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन करते हैं लोग, उनके समर्थक हैं, उनके साथ हो सकते हैं, उनकी आंदोलन की बात रख सकते हैं हम। लेकिन जो गांधी के रास्ते से हटते हैं, हिंसा के रास्ते पर जाते हैं, हम कतई उनके समर्थक नहीं हैं। अब बात हम कांग्रेस की करते हैं। उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि सत्ता में दोबारा वापसी के लिए उसे जमीन पर लड़ाई लड़नी होगी या लड़नी चाहिए। उसे विशेष तौर पर युवाओं से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये जो चिंतन शिविर था, मंथन शिविर था, उससे ये अमृत निकला था और चिंतन शिविर से निकली इस आवाज में पहली नज़र में अब इस बार कुछ नज़र आ रहा है। माना गया है कि शायद पार्टी ने अब यह महसूस किया है कि उसके लिए करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। इसके बाद अगर इस वक्त चूके तो उनके फिर हाथ कुछ लगने वाला नहीं। यदि उससे भी अब कुछ नहीं किया गया तो फिर उनके लिए बहुत देर हो जाएगी, जैसा हम कह रहे हैं। लेकिन क्या पार्टी सच में इसके लिए गंभीर है?
क्या उसके सलाहकार उसे जनता के करीब जाने दे रहे हैं? सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का पूरे देश में युवा विरोध कर रहे हैं। जैसा हमने बताया, इन युवाओं का साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पर रविवार को सत्याग्रह किया। तो ये सत्याग्रह संजीवनी जो हम ये विषय लेकर आए हैं, ये दोनों मुद्दों से जुड़ा है। क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी और क्या इस सत्याग्रह से क्या उन युवाओं को संजीवनी मिलेगी जो चाहते हैं कि उनकी भर्ती पहले की तरह हो, या अग्निपथ योजना को संजीवनी, क्या जो सरकार का रुख है, जो सेना के अफसरों का रुख, जो भर्ती शुरू होने जा रही, क्या अग्निपथ योजना को उससे संजीवनी मिलेगी? ये जो रिफॉर्म किया है सेना में, क्या ये एक तरीके से लागू हो पाएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन जनता की अदालत लेकिन जनता के आंदोलन की पहचान के तौर पर जाने वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कांग्रेस के कुछ चंद नेता ही नजर आए और सांकेतिक विरोध के रूप में देखा गया। बहुत सारे नेता, ये भी आज हम देख रहे थे ट्विटर पर तंज किया गया कि जिन लोगों के कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा वो खुद को हाउस अरेस्ट करा बैठे, यानी जानबूझकर सेटिंग गटिंग से अपने ही घर में कैद हो गए कि सड़क पर संघर्ष ना करना पड़े। इस तरीके की बातें ट्विटर पर कही जाती रहीं और संघर्ष वो कार्यकर्ता करते रहे जिनको पार्टी ने शायद ही कुछ कभी दिया हो। तो जो राज्यसभा के तमाम एमपी जो अभी हाल में नए नवेले चुने गए, बहुत ज़्यादा वो कुछ कहीं करते नजर नहीं आए। प्रमोद तिवारी धरने पर जरूर पट्टिका लिए बैठे रहे। तो ये सारी जो दृश्य परिदृश्य हैं। और एक बात ये भी कही गई, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि जो बड़े तपे तपाए नेता हैं या जो एक तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं, उन लोगों ने आम कार्यकर्ता जो संघर्ष करता है उस कार्यकर्ता को गांधी परिवार के जो सदस्य हैं या जो नेतृत्व कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द तक जाने नहीं दिया गया। ये अपने आप में, ये शुरू से कांग्रेसियों को बहुत शिकायत रही है। जो आम कार्यकर्ता मरता है उसको वास्तव में वो अपने नेता के करीब भी नहीं जा पाता। ये एक विडंबना है। जबकि इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शीर्ष नेताओं के आसपास रहते हैं और यही वजह है कि पार्टी अपने आप में लगातार ग्रो कर रही, पूरे देश में ग्रो कर रही है। अब ये राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब का एक ट्वीट देखिए। वो इस पर लगातार ये कह रहे हैं, जो हम बात कह रहे थे वो कह रहे हैं कि भाई सेना के तीनों अफसर जो तीनों प्रमुख हैं, तीनों अंगों के प्रमुख हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। वो कह रहे हैं 75 साल के सेना के इतिहास में, भारतीय सेना के इतिहास में कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि किसी राजनीतिक निर्णय को, किसी सरकार के निर्णय को सैन्य अफसर, तीनों अंगों के प्रमुख डिफेंड करने के लिए आए हो। वो इसकी निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को आना चाहिए था अग्निपथ स्कीम के सामने। लेकिन ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैन्य अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है। ये जरूर सोचने पर मजबूर करता है। कुछ और बयानात आप सुनिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी में भी नहीं आया, स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं आया, तो आप इसको अच्छी तरह से देखे नहीं और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे युवाओं को हो रहा है। सदन में लाए, हाँ सदन में, कई सदन में भी नहीं लाए। तो ये हमारी चीजें उनके सामने रखे और उसी के साथ साथ जो हमारे हकूक हनन हुआ है, जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमको जो कुछ भी हक मिलते हैं सुरक्षा, वो सभी का आज उन्होंने हनन किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक्शन हो। हमारे प्रिविलेज का भी वहाँ पर प्रिविलेज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसको जल्दी से जल्दी, जो पुलिस, दिल्ली पुलिस हो या कोई पुलिस जिन्होंने ये सब कुछ किया, हमारे एमपीज को मारा, हमारे लेडी एमपीज को उन्होंने मारकर अभी हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति ये सब अपने नोटिस में संज्ञान में लेकर वो सरकार को बताए कि ये राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी और लोकसभा में नेता कांग्रेस के, ये दोनों
इस बात को कह रहे हैं। अब एक हरिभूषण है विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भाई जो आंदोलन कर रहे हैं ये जिहादी हैं, उनको सुनिए। इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। जो समीकरण बना करके सरकार बनाते थे, छटपटाहट हो रही है, वैसे लोग हैं, या समीकरण बना करके सरकार बनाना चाहते हैं वैसे लोग हैं, और जिहादी लोग हैं। जो युवा है, जिसके शरीर में जज्बा है कुछ करने की, देश पर मर मिटने की, वो सारे युवा खुश हैं। निश्चित जानबूझ के कराई जा रही है। ये सेना का नौकरी नहीं है। देश विधायक जी का ज्ञान सुनिए, कह रहे हैं सेना की नौकरी। अरे भैया, सबको पता है ये सेना नौकरी नहीं है, लेकिन जब पेट ही नहीं भरेगा तो फिर कैसे देश सेवा होगी? खाली पेट, भूखे पेट मरते हुए देश सेवा कहीं नहीं होती, हो भी नहीं सकती। और ये जिहादी इन्होंने बता दिया है। एक 4 कदम और आगे बढ़ गए। पी चिदम्बरम, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री, उनको सुनिए, और कन्हैया कुमार को सुनिए। We have given to the President of India 2 memoranda. The first relates to the ill-conceived, misguided Agnipath scheme. As you all are aware, the youth are on the streets protesting and revolting against the scheme. The scheme is a completely ill-conceived scheme. None of the arguments put forward are justified. Every one of them has been blown to pieces. And every day the government comes back with some change or some concession and calls it a pre-planned change. If it's a pre-planned change, why did you not announce it in the original scheme? एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो, बच्चा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मम्मी अलमीरा से नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। लोग मांग रहे थे हर साल 2 करोड़ नौकरी, इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, ऊपर से एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिए हैं कि आप बताइए कि अग्निपथ के क्या फायदे हैं। अरे सिंपल सी बात है, बिहार में कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। जो चीज अच्छी होती है उसका फायदा बताने का जरूरत नहीं होता है। एक हमारी, एक और उनकी मुल्क में है आवाजें दो आवाज है। एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है, वो देश के सरकार में बैठे हुए हैं। एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है, वो सड़कों पे खड़ा है, वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो सत्याग्रह कर रहा है। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि भाई सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं। और बिहार की एक उन्होंने कहावत भी सुनाई, और बिहार में सबसे ज़्यादा आंदोलन भी बहुत उग्र है, बहुत हिंसक आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान बहुत चर्चा में इस वक्त है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम जो भी अग्निवीर निकलेंगे सेना की 4 साल की नौकरी पूरी करने के बाद, और सेना उन्हें एकोमोडेट नहीं कर पाएगी, उनको हम भाजपा कार्यालय में दरबान रख लेंगे, यानी सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। वो बयान सुनिए क्या है एग्जैक्ट। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे, और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री और खुद भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं, उनका भी नजरिया बड़ा महत्वपूर्ण है। वॉलंटरी स्कीम, इंडियन आर्मी इज अ वॉलंटरी आर्मी, वी डोंट कंस्क्रिप्ट सोल्जर्स। हमारे अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो,
किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे। जनरल साहब ने जनरल वाले तेवर दिखाया। उन्होंने कहा कोई न्योता तो दिया नहीं कि आप आ जाओ भैया, फौज में भर्ती हो जाओ। युवाओं को उन्होंने एक तरीके से फटकारा है तो कहा कि भाई हमने ये कहा नहीं कि फौज में आ जाओ, और आप तो बसें चला रहे हो, आपको तो हम लेंगे भी नहीं, आप हिंसा कर रहे हो। ठीक बात है, हिंसा का समर्थन कोई नहीं करेगा, लेकिन युवाओं के प्रति नज़रिया भी थोड़ा सा, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे जनरल साहब हों, मुझे लगता बदलना होगा। ये वही जनरल हैं जिन्होंने अपनी 6 महीना के सेवा विस्तार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, बड़े विवादों में रहे थे। संजीवनी वास्तव में किसे मिलेगी? क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी इस पूरे सत्याग्रह से? वो राहुल गांधी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संजीवनी क्या इस योजना को मिलेगी, या उन युवाओं को जो वर्षों से 3-4 वर्षों से कोरोना काल में नौकरी की तलाश में, सेना की भर्ती की तलाश में, देश सेवा का जज्बा उनकी हृदय में, उनके दिल में था, और वो अब उतने संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बिलाल सब्जवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं, वीरेंद्र भट्ट जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत वीरेंद्र जी। बिलाल भाई आपका भी बहुत स्वागत। रिटायर्ड कर्नल जी गोस्वामी साहब जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। कर्नल गोस्वामी बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। अवनीश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत ही गंभीर नेता, त्यागी जी आपका भी बहुत स्वागत। और रफत फातिमा कांग्रेस की नुमाइंदगी करती हैं, आपका भी रफत जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। चर्चा की शुरुआत हम रफत से ही करते हैं कि भाई ये जो सत्याग्रह है रफत जी, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये कि भाई ये राहुल गांधी को के लिए आंदोलन हो रहा है, राहुल गांधी को संजीवनी देने के लिए, कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए, राहुल गांधी को बचाने के लिए हो रहा है। ये कोई जो स्कीम है सेना की या युवाओं के लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा। राहुल गांधी संकट में है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए राहुल गांधी की संजीवनी, या कांग्रेस जो अपनी पार्टी है जो डूब गई है, बीजेपी के लोग ऐसा कह रहे हैं, उसके लिए आंदोलन करा जा रहा है। वास्तव में क्या आपकी पार्टी की मंशा क्या है? क्या आपका एजेंडा राहुल गांधी ही भर रह गए हैं, देश से कोई लेना देना नहीं है आपका? जिस तरीके से भाजपा ने करोड़ों नौकरियां देने का वादा करा था, जिस तरीके से विकास के दावे करे थे, जिस तरीके से महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के वादे करे थे, ठीक उसी तरीके से ये भी एक राग अलाप रहे कि कांग्रेस अपनी संजीवनी तलाश रही है। जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के जो इतिहास है वो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने का है। आज भी कांग्रेस अन्याय की लड़ाई लड़ रही है, और लड़ रही है कि यही युवा जिनको इन्हीं ने नौकरी के झांसे दिए थे, जनवरी 2020 में आपको पता होगा सैनिक भर्ती में एक वो आया, क्या नाम है, बच्चों ने अपना टेस्ट दिया जो नवंबर 2020 में उन्होंने जो है उसको भरा, और उसमें उन्होंने पूरे टेस्ट करे और पूरी तरीके से प्रोविजनल लिस्ट आ गई, और अभी तक इनरोलमेंट लिस्ट आज तक नहीं आई है। तो ये जो उन चीजों को, जो पुरानी चीजों को ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो आज ये अग्निपथ जैसी योजना ला के युवाओं का मजाक उड़ा रहे। और सेना की भर्ती हम इकोनॉमिक पैकेज से नहीं जोड़ते, हम इसको जो इकोनॉमिक पैकेज और लालच से, और ये जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का अहमकाना बयान जो आया है कि हम उनको चौकीदारी में रखने का इरादा रखते हैं, ये सेना के जो है सम्मान पे ठेस पहुंच रही है। सेना के शौर्य, सम्मान और जज्बे का खिलवाड़ हो रहा है। सेना में जब जाता है कोई तो सब कुछ अपना निछावर करने जाता है। रफत जी आप लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज बंगलौर में एक कार्यक्रम उन्होंने इशारों में कह दिया कि भाई हर बदलाव बेहतरी के लिए होता है और हर बदलाव का विरोध होता है, और बाद में वो बदलाव जायज होता है। इशारों में उन्होंने बता दिया कि भाई आपने भी बदलाव किया, नई आर्थिक नीतियां नरसिंह राव ने लाई, और हम भी लगातार बदलाव कर रहे हैं। पहले आप लोग निंदा करते हैं, फिर प्रधानमंत्री के जो निर्णय होते हैं वो सच साबित होते हैं। ये कौन सा बदलाव है जो विनाश की ओर ले जा रहा है? कौन सा ये जो बदलाव है जो कहीं विकास दिख नहीं रहा है? इनका विकास सिर्फ हवाई बातें हैं। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा विकास हुआ है जो देश में कोई भी ऐसा वर्ग हो जो खुश हो? इस टाइम हालात, ये आर्थिक स्थिति कहाँ चली गई आपको पता होगा हमसे ज्यादा। तो बिल्कुल हम ये यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, बताएं कि आखिर कौन सा विकास करा जो देश को किस ओर ले जा रही है लोग।
आज अगर युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतर रहा है तो उसको किस तरीके से जो है कहा जा रहा है। अवनीश जी रफत सवाल उठा रही है कि भाई पहले आपने किसानों को त्रस्त किया, अब नौजवानों को त्रस्त कर रहे हैं। अवनीश जी जी रफत जी पता नहीं क्या कहना चाह रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। देश का युवा, देश का किसान ये भाजपा के साथ है, भाजपा की नीतियों में भरोसा रखता है, इसलिए 2014 से जो बदलाव आया वो आज तक जारी है। हाँ, तभी किसान आंदोलन में मुंह की रफत जी अवनीश जी को जरा अपनी बात रखने दीजिए। मुझे लगता थोड़ा सा चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से चलाएं तो अच्छा लगेगा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भरोसा जताया और पूरे गठबंधनों को तोड़ते हुए सरकार में फिर से था। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तो अब 2022 में उन्हीं नीतियों का समर्थन करते हुए, भाजपा में भरोसा जताते हुए, भाजपा की नीतियों में, विकास के कार्यक्रमों में भरोसा जताते हुए उसको फिर दोबारा 33 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सरकार फिर दोबारा रही। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस को नकारा, और नकारा ही नहीं, मैं तो यूपी की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस को वो सजा दी जो कांग्रेस हमेशा याद रखती। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की तरफ प्रदेश की जनता चाह रही है। प्रदेश कांग्रेस की जनता कांग्रेस की नीतियों से भरपाई थी, उनकी भड़काऊ नीतियां, उनको जनता को गुमराह करने की नीतियां, धोखा देने की नीतियां, परिवारवादी नीतियों से जनता मुक्ति चाहती थी। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार प्रदेश से बनी है। और जहां तक अग्निपथ की बात मैं कह रहा हूँ, अग्निपथ एक बड़ा बदलाव है। देश की सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए, युवा बनाने के लिए और विश्व परिदृश्य में लड़ने के लिए सक्षम बनाने के लिए जो ये फैसला लिया गया है बहुत सराहनीय है। सारे आप ये देखेंगे जिस तरह से भड़काने की कोशिश कुछ दलों ने की है, थके हुए हारे हुए दलों ने, वो 2 दिन में खत्म हो गया। युवा को असली बात समझ में आ गई। अब युवा साथ है। भर्ती की अग्निवीरों की भर्ती की अधिसूचना जारी हो चुकी है। आप देखना किस जोश और जज्बे के साथ युवा भर्ती होने के लिए आगे बढ़ेगा। ये विरोध करने वाले ठीक बात है कर्नल गोस्वामी, अभी कई चेंजेस भी हो गए। उम्र की जो सीमा थी उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ छूट दे दी गई, कुछ और कहा गया कि और कुछ सुविधाएं हम दे देंगे। प्रधानमंत्री ने आज इस योजना का नाम तो नहीं लिया बेंगलुरु में, लेकिन इशारा उन्होंने इसी तरफ किया कि बदलाव वक्त की जरूरत होते हैं और बदलाव जब भी किए जाते हैं वो खराब लगते हैं या उनका विरोध होता है, लेकिन बाद में लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं, बदलाव सही किया गया। आप क्या नजरिया रखते हैं? जी, ये बिल्कुल ठीक है जो पीएम साहब ने बोला है, मैं उससे पूरा सहमत हूं। मैं तो 62 की लड़ाई में भी था, तो मैंने वहां देखा जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर, तब कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री थे, हमारे पास फटे हुए जूते, सिर्फ ओजी और वहां पर तो आदमी। कर्नल गोस्वामी की आवाज नहीं मिल रही हमें, आवाज को ठीक किया जाए। हेलो कर्नल गोस्वामी कहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। कर्नल गोस्वामी तक शायद आवाज जा नहीं पा रही है। कर्नल गोस्वामी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कृष्णा मेनन की बात कर रहे थे कि जूते भी नहीं थे फौजियों के पास। मुझे लगता है नेटवर्क चला गया है। वीरेंद्र भट्ट जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, कई दिन हो गए इस योजना को, जो अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लॉन्च किए हुए, और आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक साथ आकर ये कह दिया कि भाई हम योजना को लेकर जा रहे हैं। कई मंत्री और भाजपा के नेता, एक विधायक जी कह रहे थे कि ये जो युवा आंदोलन कर रहे हैं ये जिहादी हैं। वीके सिंह ने कहा कि आपको कोई न्योता तो दिया नहीं कि आप फौज में आ जाइए, आप तो वैसे बेकार आदमी हैं, आप गाड़ियां जला रहे हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपने सुना ही। कांग्रेस के राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत के इतिहास में, 75 सालों के सेना के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार को डिफेंड करने के लिए सेना के शीर्ष अफसर आए हैं। क्या कहेंगे?
उन जैसा जिम्मेदार आदमी इस तरह की बात कह सकता है, मुझे इसमें आश्चर्य है। अब खैर खड़गे जी का ये उनका डिस्क्रिप्शन है, वो क्या बोले, वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और उनको अपने पार्टी के हित के अनुसार बोलना है, तो मुझे इसको कुछ नहीं कहना। लेकिन आपने जो अभी अपने परिचय में बताया कि ये राजनीतिक निर्णय है, ये गवर्नमेंट का निर्णय है, ये बात एकदम गलत है। ये भारतीय सेना का निर्णय है, ये भारतीय डिफेंस फोर्सेस का निर्णय है। और ये कहना कि जो है कि पहली बार तीन सर्विस चीफ एक साथ आए, बुधवार को जब इस योजना की घोषणा की गई तब भी डिफेंस मिनिस्टर के साथ तीनों सर्विस चीफ मंच पे मौजूद थे। दूसरी बात, जब सितंबर 20 में 3 किसान कानून आए थे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अमेंडमेंट और मंडी में अपनी उपज बेचने की बाध्यता को समाप्त करने का कानून, उस समय भी ये कहा गया था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की जमीन को छीन करके अडानी अंबानी को बेच दिया। अब कहा जा रहा है कि मोदी ने किसानों का रोजगार छीन लिया। तो कुछ भी नया नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हो रहा है। पहले किसानों की जमीन छीन गई थी, कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगी कि आगे किस किसान की जमीन छीनी गई और कितनी जमीन अडानी अंबानी को चली गई, और वो ये भी उनको जानकारी होगी कौन से रोजगार का जो है जवान का रोजगार छीन गया। ये मामला भारतीय सेना के सामने पिछले 4 दशक से है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय कारगिल कमेटी बनी थी। कारगिल कमेटी में भी ये मामला आया था। मनमोहन सिंह की सरकार में बार बार ये मामला आया, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के पास इतनी राजनीतिक ताकत नहीं थी कि वो इतने बुनियादी रिफॉर्म को लागू कर पाती। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का फैसला, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे ये मामला हो, लेबर कोड हो, सारे मामलों में सरकार फैसला करने में इसलिए सक्षम है कि इसके पास वो राजनीतिक समर्थन, वो राजनीतिक पूंजी है। लेकिन यहाँ भी शिकायतें हैं। शिकायतें ये है कि जो सरकार कोई निर्णय करती है तो उसका एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हम निर्णय करने जा रहे हैं इसका समाज के किन वर्गों पे प्रभाव पड़ेगा और उनकी प्रतिक्रिया क्या आने वाली है। 20 में 21 में जिन नौजवानों ने, लगभग जिनकी संख्या 1.5 लाख है, जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, जिन्होंने मेडिकल कर लिया और जो केवल अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, अब उनसे भी कहा जा रहा है कि आप इसी अग्निपथ योजना के तहत आइए। उन्होंने सारी तैयारी की थी, कोचिंग की थी, पैसा लगाया था, किसी ने जमीन बेची थी, किसी ने पैसा बोरो किया था। अब वो लोग, अब उनके सामने, अब उनको अपना भविष्य एकदम ब्लैक नजर आ रहा है कि हमारा क्या होगा। अब अगर वो उन्होंने जो तैयारी की थी कि हम सब जो है फुल टर्म नौकरी करेंगे, 20 साल की नौकरी करेंगे, तो अब वो तैयार नहीं है इसके लिए। और किसी भी व्यक्ति की डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है जब आप एकदम से रिफॉर्म लाएंगे। जब 60 के दशक में जब यूरिया खाद के प्रयोग की बात जो है पंडित नेहरू ने की, तो किसानों ने उसका भी विरोध किया था कि साहब हम तो गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे, गेहूं में मिठास समाप्त हो गई। लेकिन आज वही किसान, अगर यूरिया की शॉर्टेज होती है तो दंगा होता, पुलिस आती है। तो ये निर्णय में कुछ भी जो है ऐसा नया नहीं है। और जिस तेजी से पूरे दुनिया में अब डिफेंस फोर्सेस में टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब जो प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह के लोग आपको चाहिए, तो ये योजना जो है अग्निपथ, मैं तो मानता हूं कि ये योजना अग्नि परीक्षा तो पास कर चुकी है, जो इतना बवाल कराया गया और जो इतना उपद्रव हुआ है, उसकी वजह ये भी है कि लोगों को पूरे विषय की जानकारी नहीं थी। एक आदमी ने बवाल किया तो 10 लोग उसके पीछे हो गए। और ये जो ट्रेनें फूकी गई है बिहार में, इसके लिए मैं इन कैंडिडेट्स को या छात्रों को जिम्मेदार नहीं पाता। इसके पीछे जो है पूरी तौर पर जो है ये ठीक बात है वीरेंद्र जी, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो इसी विषय पर बात करेंगे कि वास्तव में ये सत्याग्रह संजीवनी किसको मिल रही है। क्या राजनीतिक दलों को संजीवनी मिल रही है? और एक बात वीरेंद्र जी ने कही थी कि आपने कहा कि राजनीतिक निर्णय और जो पॉलिटिकल निर्णय, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की बात थी कि मैंने ये कहा था कि विपक्ष ऐसा कह रहा है, विपक्ष के ऐसे आरोप हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सत्याग्रह या संजीवनी, ये मंथन का विषय है आज, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में ये सत्याग्रह किसके लिए है। क्या राहुल गांधी के लिए है या युवाओं ने जो आवाज़ उठाई है उसके लिए है, और संजीवनी किसे मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बिलाल साहब, एक तो ये सवाल है कि भाई आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति से मिली, वो किसकी ज़्यादा उसने बातें की है, राहुल के उत्पीड़न की बातें की या युवाओं की पीड़ा की बात की। एक बड़ा अहम सवाल ये है। और दूसरा, संजीवनी किसे मिल रही है सत्याग्रह से। राहुल गांधी को मिल रही है, उस योजना के जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन लोगों की संजीवनी मिल रही, किसे मिल रही है आवाज। बिलाल साहब, आवाज मिल रही? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कंटिन्यू करिए बिलाल साहब। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था दुर्गेंद्र जी, जो ये अग्निपथ का मसला है इसका पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत ही टाइट रोप है। इसमें सत्ता पक्ष इस समय बैटिंग करता नजर आ रहा है और विपक्ष के पास अपने बेस्ट 5 बॉलर के साथ बॉलिंग करने की एक अपॉर्चुनिटी है। अब ये देखना यह है कि विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी को या अपने कार्ड्स किस तरह से प्ले करता है कि वो अग्निपथ पर जो देश के अंदर युवाओं में सेंटीमेंट है उससे किस तरह से रिलेट करता है ताकि वो इसका लाभ उठा सके और अपने लिए संजीवनी प्राप्त कर सके। वही सत्ता पक्ष का पूरी कोशिश ये रहेगी कि वो इसे बेस्ट अपने प्लेयर्स के माध्यम से, अब सरकार के माध्यम से, अब संसाधनों के माध्यम से देश के अंदर जनता को कम्युनिकेट करे कि ये स्कीम क्या है और इसकी क्या लाभ है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को, ये तुम्हारे हक में। तो ये बहुत ही टाइट रोप है, इसका फैसला जनता की अदालत में होना है। ये फिलहाल पहला पड़ाव है, आने वाले समय में इस पे बहुत गंभीर और भयंकर राजनीति होती हुई नजर आएगी। हाँ, लेकिन जो विपक्ष है उसके लिए फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको लेकर जो युवाओं में सेंटीमेंट है वो इसको किस तरह से क्रॉप करता है, किस तरह से अपने आप को इनके साथ अटैच करता है, किस तरह से इनके साथ जोड़ के इनके सेंटीमेंट को एनकैश करने की कोशिश करता है और किस तरह इस पूरे सेंटीमेंट का राजनीतिकरण करके सरकार के विरुद्ध खड़ी करता है। ये डिपेंड करेगा विपक्ष किस तरह से अपने कार्ड्स प्ले करता है। वहीं जहां तक राष्ट्रपति तक के पास जाने का सवाल है तो राहुल गांधी की जिस तरह से ईडी के अंदर पेशी हुई, बुलाकर
इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कुछ समय बाद सोनिया गांधी का भी हो सकता है। तो उसको लेकर के सत्ता पक्ष अब जो मौजूदा एजेंसीज है उसका किस तरह से विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग कर रहा है, इस इशू को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा पैनल राष्ट्रपति से मिला, क्योंकि राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पद होता है जिसके मिलने पर आप एक देश के अंदर संदेश दे सकते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो सरकार की एजेंसीज हैं उनका किस तरह से दुरुपयोग करके विपक्ष को लोकतंत्र में दबाया जा रहा है। मैसेज देने की कोशिश की है और फिलहाल बहुत टाइट रोप है, विपक्ष के कांधों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और फिलहाल इसमें देखना यह है कि मुख्य विपक्ष खासतौर से कांग्रेस इसमें किस तरह से क्षेत्रीय दलों के साथ इसका ताना बाना बुनता है ताकि उसको लाभ मिल सके। फिलहाल ये मुद्दा बिलाल साहब बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब चाह रहे हैं हम कि क्या ये जो सत्याग्रह है ये सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई ये राहुल गांधी का एक तरीके से रिलांच है या राहुल गांधी को रिलांच करने के लिए क्योंकि वो फेल साबित हो गए, उनको पप्पू साबित कर दिया, ये विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, ये सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई उनको रिलांच करने के लिए सत्याग्रह है। भाई राहुल गांधी से अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो कौन सा आकाश फटा जा रहा है, भाई उन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा। ये सवाल उठा रहे हैं अवनीश त्यागी और इनके दल के लोग। देखिए, राहुल गांधी से सवाल करने की बात है, उसी को तो एक कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में बना के पेश कर रही है, अपने आप को एक विक्टिम बना के पेश कर रही है और उस विक्टिम बना के पेश करने के माध्यम से जनता की अदालत में जाकर उसका एडवांटेज लेना चाहती है, सिंपैथी हासिल करना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी अपने रणनीति को किस तरह से ताना बाना बुनती है, अगर वो जनता के बीच में इसको ले जाकर एक सिंपैथी गेन करने में कामयाब रही, साथ ही साथ जो अग्निपथ योजना है इसके सेंटिमेंट को सत्ता के पक्ष के खिलाफ उभारने में कामयाब रही, तो यकीनन बाजी पलट सकती है। फिलहाल इसका फैसला जनता के बीच ही होना है। रफत फातिमा, आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? सैनिकों के साथ आप राजनीति क्यों करते हैं? भाई ये तो देश की हित की बात है, देश की सेना नौजवान होगी, आगे हम तमाम हमारे सामने मोर्चे खुले हुए हैं, चाहे चीन हो पाकिस्तान हो। अगर नवयुवक सैनिक होगा, ट्रेंड सैनिक होगा, दुनिया में कुछ ही देशों में आर्मी की जो एवरेज एज है 25-26 है, हम भी 26 साल में आ जाएंगे। तो इसमें ये विपक्ष, हर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भाई हर चीज में विपक्ष को यही क्यों दिखता है कि वो उकसाने लगते हैं। आप लोग कम से कम देश हित की तो बात करिए कभी कभी। सवाल तो ये भी उठता है ना, 4.5 साल की ट्रेनिंग 6 मंथ में कैसे कंप्लीट करा दी जाएगी। सवाल तो ये भी उठता है, वीरेंद्र जी अभी बात कर रहे थे कहाँ किसके रोजगार छीन लिए गए, तो वो ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट्स कह रही है, CMIE की रिपोर्ट कह रही है कि 2-3 सालों में जो है 53 करोड़ जो है लोग बेरोजगार हुए। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें करीब जो है 3.5 करोड़ जो है रोजगार के लिए भटक रहे लोग। और आगे NCRB की रिपोर्ट क्या कह रही है, 25,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड करा है, जिसमें सिर्फ 10,000 से ज्यादा लोगों ने सिर्फ रोजगार के लिए सुसाइड करा है। तो ये हम नहीं कह रहे, जो कहा जा रहा है ये कांग्रेस कह रही है और विपक्ष जो भी कह रहा है हमें नहीं मालूम, हम नहीं कह रहे, सब रिपोर्ट्स कह रही हैं। और जहां तक बात हो रही है अब देशभक्ति और राजभक्ति की, तो देशभक्ति राजभक्ति की जो दोहाई देते थे आज वही सेना के साथ धोखा कर रहे हैं, वही सैनिकों के साथ धोखा कर रहे हैं। जो उनको जो पिछले सैनिक बेचारे जो अभी भी जो है भरे बैठे हैं, अपने सारे एनरोलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? तो अब ये बताइए सुधार कौन से हुए? नोटबंदी के सुधार बता दे जरा हमें कि उससे कितना भला हुआ देश का। GST के सुधार बता दे जरा हमें कि कितना उससे सुधार हुआ है। और जो काले कृषि कानून से कितना सुधार हुआ है। अब अग्निपथ पे युवाओं को झोंक के इनका कितना सुधार हो रहा है। तो सिर्फ इनकी जो है सिर्फ बात है, बात में देखिए कुछ दम नहीं है, सिर्फ युवाओं को भटकाना। यही का यूपी का मुख्यमंत्री जब ये कह रहा है अगर GST कानून में कोई कमी है तो कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने GST बिल को पास किया था और पार्लियामेंट में दोनों सदनों से ये बिल बिना बहस के पास हुआ था। कांग्रेस की पूरी सहमति उस बिल में थी। नहीं बोल रहे, आई वांट टू करेक्ट यू, GST बिल में कांग्रेस की पूरी सहमति थी। आप हमें बाद में करेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा, लेकिन हमें बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज।
और दूसरी बात जहां तक कि जो है, अब हम अभी जो युवाओं की बात है, युवाओं की फिक्र कब थी, जब यही मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हमारे उत्तर प्रदेश में युवक उनको नहीं मिल रहे थे जिसको वो रोजगार दे जाए। अरे वो कह तो रहे हैं भैया, रफत जी क्यों नाराज हो रहे हैं? वो कह रहे हैं जो अग्निवीर निकल कर आएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में रख लेंगे। महाराज जी तो बिल्कुल दिल दरिया कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, दिल दरिया है, हम ले लेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अग्निवीरों का स्वागत है। शिक्षक अभी तक हमारे क्या लाठियां खा रहे हैं, उनको क्यों नहीं नौकरियां दे रहे हैं? रोजगार की बात करें, रोजगार है किधर? सवाल तो ये भी है ना। तो ये सिर्फ बातें हैं और बातों का कुछ नहीं हो सकता। अवनीश त्यागी जी, बहुत सारे सवाल रफत फातिमा ने उठाए। विपक्षी दल हैं, जाहिर सी बात उनका हक भी है। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे युवा रोजगार के लिए लाठी खा रहे थे, आप अग्निवीरों के लिए दिल दरिया किए हुए हैं, उनके लिए आप वो लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, उनके लिए आपने दिल दरिया नहीं किया, दिल छोटा कर लिया। दूसरा, वीरेंद्र जी ने बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को इशारा किया। वो कह रहे हैं कि हर योजना आप जल्दबाजी में क्यों लाते हैं? अरे भाई, ये योजना लाए थे तो इसको जरा इसके रिएक्शन के बारे में थोड़ा असेसमेंट कर लेते, क्या होता क्या नहीं होगा। आप जीएसटी लाते हैं, सैकड़ों संशोधन हो जाते हैं। आप इस तरह की जितनी भी योजनाएं लाते हैं उसमें संशोधन जरूर होता है। तो क्या आपने पहले से प्लान बना लिया कि भाई हल्ला मचेगा तो संशोधन करेंगे हम? इनके जवाब तो आपको देने चाहिए भाई अवनीश जी। वो अकेले बीजेपी का कानून नहीं था, वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास 12 साल पड़ा रहा। 12 साल में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब सारी पार्टियों की अवनीश जी को जवाब दे देने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास, तो अपनी बात रखिएगा आप। पार्टी का बिल नहीं है। अब ये प्रवक्ता ही है, थोड़ा इनसे बात कर लेने दीजिए। अवनीश जी बताइए। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कुछ जल्दबाजी में कर देते हैं आप, असेसमेंट नहीं किया अग्निवीर योजना का, अग्निपथ योजना का। मैकेनिज्म पे काम नहीं हुआ कि जो 1.5 लाख लड़कों का इम्तिहान हो चुका है उनको, और आपने एग्जाम ही रद्द कर दिया, तो वही लोग तो बवाल कर रहे हैं। तो जो लोग फिजिकल और मेडिकल दे चुके थे, ये तो छलावा है भाई अवनीश जी, ये तो छलावा है। आप उकसाने भाई, हम एग्जाम दे दें, हमारे घर में हमारी शादी की तैयारी हो गई, हमने बहन की शादी के ताने बाने मुन लिए कि भाई फौज में हम चले जाएंगे, और उसके बाद आपने उठा के पेड़ से नीचे फेंक दिया। आप ये वाली भर्ती कर लेते, उसके बाद अग्निवीर ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने 3 साल से कोई भर्ती नहीं की, और उसके बाद जब इतने लोग एग्जाम देके उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो आपने कहा ना भैया अग्निवीर वाले रास्ते में आ जाओ। अवनीश जी, अब मैं बोल लूं ना? नहीं, आप ही के लिए बार बार मैं कह रहा हूं आपसे। कह नहीं रहे आप अपनी बात बता रहे, मेरी बात कि 2 साल से कोरोना की वजह से भर्तियां रुकी, ये किससे छिपी? और अग्निवीर एक नया प्रयोग है सेना को आधुनिक बनाने के लिए, विश्व स्तरीय सेना बनाने के लिए, पूरे विश्व से और तमाम हालातों से जूझने के लिए ये एक नया प्रयोग किया जा रहा है। ये सेना में युवा वर्ग की अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए ये एक प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये शुरुआत की जा रही है। इसको गुमराह करने की, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश किस पार्टियों ने? ये थोड़ा बवाल उन्होंने जरूर कर लिया, पर युवा मान रहे हैं, युवा संभल रहे हैं। जो सत्याग्रह के नाम पर विरोध कर रहे थे, जो भारत बंद का मुहिम छेड़े थे, आह्वान किए थे, वो युवाओं ने फेल कर दिया। आज कहीं भी, खासतौर से मैं यूपी की बात करूंगा, यूपी में कोई बंद का असर नहीं था। तो युवा सेटिस्फाई है। युवा के लिए ही, युवा को रोजगार देने के लिए ही अग्निवीर योजना है। अग्निपथ योजना अगर सफल होगी तो इसमें सेना का भी भला होगा, युवाओं का भी भला होगा। युवाओं को तमाम आशंकाएं जितनी पैदा करी थी विपक्षियों ने, युवाओं ने, उनका निराकरण लगभग। अब अधिसूचना जारी हो गई। जब भर्ती होगी, मैं आपको कह रहा हूं, आप देखना युवाओं की जिस तरह से जज्बे के साथ, तब इन विरोधियों के मुंह के ताले बंद हो जाएंगे। ठीक बात है, अब ठीक बात है। और तो कीजिए, अभी से पहले से ही क्यों इतना हल्ला मचा? युवा साथ है, युवा सेटिस्फाइड है। और जहां तक आपने कही कि वो रफत जी कह रही थी कि देश ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोरोना काल जैसी विभीषिका के बाद, महामारी, सारी दुनिया त्रस्त होगी, उसके बाद भी भारत की ताजा जो रिपोर्ट आई है, आप उसको देखिए कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको अवनीश जी, बहुत बधाई आपको। हम मानते हैं बहुत काम आपने किया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और जब काम है तो सामने आएगा ही। लेकिन जो 1.5 लाख लोगों ने टेस्ट दिया, जैसा वीरेंद्र जी ने कहा,
उनका उनका क्या दोष था? क्या आपने उनका मेडिकल भी ले लिया, फिजिकल भी ले लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं अग्निवीर वाली लाइन में लग जाओ? की वजह है, देखिए अग्निवीर की लाइन में लगना, अग्निवीर में आएंगे तो अच्छी बात। 2 साल भर्ती इसलिए नहीं हो पाएगी कोरोना थी। अरे आपने मेडिकल क्यों लिया भैया? आधा टेस्ट लेने के बाद मेडिकल और फिजिकल ले लिया, आधा उनकी भर्ती हो गई। जो उसमें सफल हैं वो कह रहे हैं मेरा लेटर नहीं मिला हमको। सारी भर्तियां रुकी थी, आप मैं बता रहा हूँ ना, रुकी रह गई। चुनाव होते रहे अवनीश जी, चुनाव आपने सारे करा लिए, भर्तियां रोके रहे। रुकिए, मैं आपके पास अभी आऊंगा। सारे चुनाव आपने करा लिए, भर्तियां रोक दी आपने। ठीक है, आते हैं कर्नल गोस्वामी के पास, चलते हैं। बातचीत नहीं हो पाई थी। कर्नल गोस्वामी, इसकी जरा अच्छाइयां बता दीजिए कि आप तो 1962 में भी लड़े और उस समय बूट भी नहीं थे, उस समय हमारे पास जूते भी पहनने के लिए नहीं थे। हमारी बहुत गरीब सेना थी, अब तो बड़ी मजबूत सेना हो गई है। तो इसमें कैसे अमूलचूल परिवर्तन होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन भारतीय सेना में हो जाएंगे, उसकी मारक क्षमता कैसे बढ़ेगी? जरा 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु बता दीजिए कर्नल गोस्वामी। देखिए जनाब, बात यह है कि अभी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हम लोग इस स्थिति पर आए हैं कि अभी हमें एक युवा सेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स ऐसे हैं जहां बहुत कठिनाई से पहाड़ में जाना पड़ता है या रेगिस्तान में जाना पड़ता है और चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं। इसीलिए हमें यंग जनरेशन चाहिए जो फाइट कर सके ठीक से। जी, इसमें यह है कि इतना एक्सपीरियंस करने के बाद, ये अभी की बात नहीं है, ये 2-3 साल से इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पर्टिकुलरली स्टार्टेड फ्रॉम कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में ऐसा स्थिति हमारा था कि जवान हमारे पास ज्यादा यंग नहीं थे, तो उन्हें जाने के लिए बहुत देर लगता था ऊपर, और पाकिस्तान ऊपर था, हम नीचे थे। तो उसको जाने के लिए जहां हमें 20 मिनट लगता था, वहां हम 1 घंटा खत्म किया और उसमें हमारा बहुत कैजुअलिटी हुआ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी ये अग्निवीर पद को ग्रहण करने का कोशिश किया गया है। इट इज आफ्टर ए लॉन्ग वेरिफिकेशन, सर्च, गोइंग ऑन द ग्राउंड, तब जाके जितनी भी हमारे पास ये कमजोरियां थी वो सब देखने के बाद, ये करने के बाद, then there was a big conference and finally it was decided. तो इसमें कोई शक नहीं है, we will have young army and a fighting army, winning army. ठीक बात है, ठीक बात है। वीरेन जी, ये 4 साल की बाध्यता के बजाय भी हम लोग युवा सेना क्या नहीं तैयार कर सकते थे क्या? और इसमें क्या क्या और एहतियात बरतने चाहिए थे जो इसका राजनीतिकरण ना होता? समय नहीं है कि मैं पूरा इतिहास आपको बताऊं, लेकिन ये मामला जो है, ये मामला भारतीय नहीं, मुझे कोई कमी नहीं लग रही, मुझे कोई कमी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है इससे देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत मजबूत सेना बन जाएगी। मुझे कोई कमी नहीं लग रही। हटाने का मामला, ये सामने 84 से मामला चल रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये पॉलिटिकल कंपटीशन में मामला फंस गया है। और मैं देख रहा हूँ सारे टीवी चैनलों में तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बिना मामले को गहराई से समझे पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। लेकिन जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स आ रहे हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, जितने भी हैं, वो या तो सहमत हैं या असहमत हैं, लेकिन वो कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे हैरत की बात यह है, कांग्रेस से एक लोग बोलने आ रहे हैं, लेकिन जो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटोनी, वो इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अगर लोकसभा की कार्रवाई का रिकॉर्ड उठा के देखिए तो पिछले 20 सालों में ये मामला प्रश्नकाल में लोकसभा में कई बार आया है और सरकार ने हर बार कहा कि इस पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन इतना फंडामेंटल चेंज है, जैसे कि ओल्ड पेंशन पॉलिसी है, उसकी जगह नई पेंशन पॉलिसी आ गई, उसको लेके बड़ा विरोध हो रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, पंजाब ने कहा कि हम ओल्ड पेंशन पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं। बंगाल ने नई पेंशन पॉलिसी को माना ही नहीं। तो ये एक बहुत ही बुनियादी एक पॉलिसी डिसीजन है
जो देर सवेर होना था। और जब भी रिफॉर्म होगा उसका विरोध होगा। हमेशा दो वर्ग होंगे, एक कहेगा मेरा नुकसान हो रहा है और एक कहेगा मेरा अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा है। जब तक इसमें नियुक्तियां नहीं हो जाती, जब तक 4 साल पूरे होने के बाद 25% लोग रिटेन किए जाएंगे, 75% लोग बाहर आएंगे, जब तक उनका प्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक समाज में इसको लेकर के अनिश्चितता बनी रहेगी। क्योंकि जो सबसे बड़ी शिकायत उभर के आ रही है कि साहब हमको पेंशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ हर आदमी आराम की नौकरी चाहता है। 20 साल नौकरी किया, पेंशन मिलेगी और साल में 2 बार डीए मिलेगा, पेंशन बढ़ती रहेगी और आराम से जीवन कटेगा। तो अब ये गिग इकोनॉमी का जमाना है, GIG, जहां पे भारत में जो एम्प्लॉयमेंट 90% लोगों को रोजगार मिलता है असंगठित क्षेत्र में, उनके पास तो कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, ना प्रोविडेंट फंड है, ना ग्रेचुइटी है, ना मेडिकल इंश्योरेंस है, ना पेंशन है। ये 1-2-4% लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, सारी शिकायतें इन्हीं को रहती हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, और अब इसमें सेना के लोग भी शामिल हो गए। तो ये लॉन्ग ओवरड्यू फैसला गवर्नमेंट का था। राजनीति क्या हो रही है ये आपको पॉलिटिकल लोग बताएंगे, लेकिन जहां तक भारतीय सेना की, भारत देश की रक्षा का सवाल है, ये बहुत ही लॉन्ग ओवरड्यू फैसला था जिसको होना था और इसके अपेक्षित परिणाम आएंगे। केवल जो बात अभी यहाँ बेरोजगारी की हो रही है, अप्रैल 2022 में आरबीआई की करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आरबीआई की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उसका डाटा आप पढ़ लीजिए। 2021, 21-22 और 22-23 इन 3 सालों में आरबीआई के अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को 52 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। जब इतना व्यापक और इतना भारी नुकसान होगा, जो हमारे जीडीपी का 12% है, ठीक तो यानी तो फिर ठीक बात है वीरेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। बिलाल साहब, वीरेंद्र जी की बातों की ओर यही सारा वो कर रहे हैं कि कुल मिलाकर जो हमें भारी नुकसान हुआ है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते। हमने 1.5 लाख लोगों का टेस्ट ले लिया लेकिन हम भर्ती नहीं कर सकते। आर्थिक संकट को देखते हुए, उसे मैनेज करते हुए एक अच्छा कदम है अग्निवीर। फाइनल कमेंट बिलाल सब्जवारी। देखिए, मैंने आपके यहाँ पहले डिबेट में इस बात को रखा था और सबसे पहले रखा था के न्यूज के माध्यम से कि बुनियादी तौर पर जो अर्थव्यवस्था पर कंपल्शंस हैं, जो मौजूदा अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं, उसको देखते हुए डिजाइन की गई है। लेकिन जब ये मार्केट में आई तो इस पर रिपरकशंस हुआ। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ जिसको आप भी बार बार दोहरा रहे हैं, वो लोग जिनका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, उन लोगों को भर्ती करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अदरवाइज ये सारा का सारा मसला लिटिगेशन में चला जाएगा। आज नहीं तो कल सरकार को रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस स्कीम का राजनीतिकरण हो गया और जो लोग और इसके अंदर सेना दांव पर लग गई है। देखिए, सेना में भी इसको लेकर 2 तरह की ओपिनियन है। कुछ ऑफिसर्स इसको अच्छा मानते हैं, कुछ ऑफिसर्स इसको ड्रॉबैक मानते हैं सेना के लिए। तो ये कहना कि बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, ये एक फिलहाल राजनीतिक मुद्दे में परिवर्तित हो गया। आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले अगर ट्रायल एंड टेस्ट हो जाता तो देश के लिए बहुत अच्छा रहता। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिलाल सब्जवारी कह रहे हैं कि भाई ट्रायल रन इसका हो जाता है और यही कमोबेश बात हमारे दूसरे बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी भट्ट साहब भी कह रहे थे कि भाई सरप्राइज ना होता, थोड़ा सा इसको देख लिया जाता कि हालचाल इसके बाद क्या होगा इस योजना के बाद। खैर, चूंकि सब कह रहे हैं, सरकार कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सेना की बेहतरी के लिए है, तो होगा बेहतरी के लिए, इसमें कोई हमारी अलग ओपिनियन नहीं है। अब मंथन का जो अंतिम पड़ाव है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2 जगह लोकसभा चुनाव चल रहा है, रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव का रण। रामपुर में आजम खां की तूती बोली है अब तक, और वहां अभी भी आजम खां जो चुनावी सभाएं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो 27 महीने वो जेल में रहे उसकी एक रात का हिसाब अगर आपने नहीं लिया तो मैं मानूंगा कि आप हमें मोहब्बत नहीं करते। आजम खां किस तरीके से वहां अपने प्रत्याशी असीम राजा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वहां ताकत लगा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव, क्योंकि रामपुर में तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से मान रही है कि आजम खां
जिसके साथ हैं वो एज में है। हालांकि पूरे प्रयास हैं, पूरी चीजें कोशिश हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आजम खां रामपुर से 10 बार एमएलए और 1 बार खुद एमपी रह चुके हैं और वहां से उन्होंने अभी एमपी से इस्तीफा देके एमएलए की सीट रिटेन की है। इसी वजह से उपचुनाव हो रहा है। तो रामपुर चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा गहमा गहमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आजमगढ़ का किला भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो पेस बैटरी है, फौज है, इस समय लगी है। 23 तारीख को प्रचार खत्म होने का आखिरी दिन है और लगातार वहां आजमगढ़ में नेताओं का डेरा है, मंत्रियों की ड्यूटी है और वहां से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। दूसरी बार आम चुनाव भी लड़े थे और उपचुनाव भी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निरहुआ के जवाब में समाजवादी पार्टी ने यादव परिवार के राजकुमार धर्मेंद्र यादव, असली राजकुमार तो अखिलेश यादव हैं, आपके स्क्रीन पर हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव भी राजकुमार हैं क्योंकि उसी परिवार से आते हैं, तो उनको उतारा गया। ये कहा जा रहा था कि डिंपल यादव वहां चुनाव लड़ेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वहां एज मिल रहा है वो अशरफ उर्फ गुड्डू जमाली बसपा के उम्मीदवार हैं। बहुजन समाज पार्टी ने वहां उम्मीदवार उतारा है, जबकि रामपुर में नहीं उतारा है। कांग्रेस ने दोनों जगह कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। गुड्डू जमाली पिछली बार जो अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें 60,000 टिकट, माफ कीजिएगा 60,000 वोट उनको मिले थे। इसलिए यह माना जा रहा है कि अगर जो 20 वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, उसमें अगर गुड्डू जमाली ठीक ठाक सेंध लगा ले गए तो निरहुआ की उम्मीदें बन सकती हैं। यही वजह है कि कल समाजवादी पार्टी को आजम खां को आजमगढ़ बुलाना पड़ा और आजम खां ने वही रामपुर वाला अंदाज दिखाया और 27 महीनों का, दिनों का, रातों का हिसाब मांगने की बात यहां कही है। इससे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की फिजा काफी सुधर गई है, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प है और अब हम चलते चलते की तरफ चल रहे हैं। यहीं से मंथन पर आज का जो प्रोग्राम है उस पर विराम लगेगा। उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बुलडोजर का क्रेज जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। अपराधियों के मकान में अवैध अतिक्रमण से लेकर पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों तक के घरों पर बुलडोजर जो चला है, उससे बुलडोजर एक ब्रांड बन गया है उत्तर प्रदेश का और इसे मैदान में उतारने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा। तमाम नेताओं को बुलडोजर पर बैठकर हमने राजनीतिक कार्यक्रमों में जाते भी देखा है, लेकिन एक दूल्हा अपनी बारात लेकर निकला और वो खुद लग्जरी कार में सवार नहीं हुआ, बल्कि वो बुलडोजर पर बैठकर दुल्हन लाने गया। ये दृश्य उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। इसे देखिए, खुद तय कीजिए कि बुलडोजर कितना सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रयोजक